आमतौर पर इस किस्म के आदमी को अंग्रेजी होटलों वाले खुद बुलाकर रखवा लेते हैं। मुझे लड़के से तवक्को थी कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होने लगी तो लड़का मुझे आकर इत्तला कर देगा। इसके बावजूद मुझे बेचैनी सी लगी रही थी और मैं सोच रहा था कि इस होटल में मैंने आकर गलती की है। बहरहाल अब जो होना था हो गया था, मुझे आगे की बाबत सोचना था। दिन गुजर गया, रात आ गई। इस दौरान 2 बार होटल का लड़का मेरे पास आया और उसने यही कहा कि साहब, पुलिस वाले ने उसके बाद मिस शीला से कोई बात नहीं की और वो होटल से बाहर नहीं गया। मैंने लड़के से पूछा, उस आदमी ने कहीं टेलीफोन भी नहीं किया? लड़का सोच में पड़ गया, फिर बोला, साहब मेरे सामने तो उसने कोई फ़ोन नहीं किया। अगर कहीं फ़ोन करेगा मैं आपको उसी वक्त आकर बता दूंगा। आप यहाँ से फ़ोन पर 7 नंबर घुमाकर उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। लड़के ने मुझे ये बड़े पते की बात बता दी थी। जब वो चला गया तो मैंने टेलीफोन का डायल का 7 नंबर घुमाकर रिसीवर कान से लगाया। नीचे काउंटर वाली लड़की मिस शीला किसी मर्द से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ मर्द ने एक बड़ी फौहिश बात उसे कह दी, जिसके जवाब में शीला ने कहा, यह भी तब होगा जब तुम वादा करोगे कि जो बात तुमने कमला को कही है आइंदा ऐसी बात कभी नहीं कहोगे। मर्द ने कहा, शीला जी क्षमा करो, मैं वादा करता हूं कि कमला को अब कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आज रात कितने बजे आऊं? शीला ने जवाब दिया, नहीं आज नहीं, आज रात मैं अपने अंकल के घर जा रही हूं, कल फोन करना। और फोन बंद हो गया। मैंने फोन रख दिया। कोई आध घंटे बाद मैंने एक बार फिर 7 नंबर घुमाकर रिसीवर उठाया कि शायद खुफिया पुलिस वाला थाने वगैरह में मेरी बाबत कोई फोन ना कर रहा हो, मगर फोन पर कोई बात नहीं थी, फोन बंद था। मैंने रिसीवर रख दिया। इस ख्याल से मैं नीचे भी नहीं गया कि खामखा खुफिया पुलिस वाले की नज़रों में आ जाऊंगा। मैं कमरे में ही बैठा सिगरेट फूंकता और अखबार रिसाले पढ़ता रहा। मुझे अहमदाबाद वाले अपने मास्टर स्पाई करीम का ख्याल आया कि उससे मेरी फिक्र होगी। ये तो उसे मालूम हो गया था कि मैं अहमदाबाद में रॉ के चीफ गुकनदास पांडे के बंगले से फरार हो चुका हूँ। अब वो मेरे किसी वायरलेस पैगाम का इंतजार कर रहा होगा। ये वायरलेस सिग्नल मैं उसे दिल्ली के मास्टर स्पाई गुल खान के पास जाकर ही दे सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई रडार ट्रांसमीटर वगैरह नहीं था और उसके फ़ोन नंबर पर मैं किसी दूसरे शहर से फ़ोन करके उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी करीम ने मुझे इस नंबर पर फ़ोन करने से बाज रखा था। मैंने खाना मंगवा लिया। वही लड़का खाना ले आया। कहने लगा, साहब खुफिया पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए उठ कर गया था। मैंने उसका पीछा किया था। वो साथ वाले सिनेमा हाउस में गया था। वहाँ का गेट कीपर उसका दोस्त है। वहाँ थोड़ी देर बैठकर वो फिर होटल में वापस आ गया था। मैं उस खुफिया पुलिस वाले से अब मुतमईन और बेफिक्र हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सपेरा उस सांप को गले में डालकर उससे बेफिक्र हो जाता है जिसका जहर निकाल दिया गया हो। रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कॉफ़ी मंगवा कर पी ली जाए। मैंने शीला को फ़ोन पर कॉफ़ी लाने का कहा। मैं अभी फ़ोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ, खुला है। दरवाज़ा खुला और सामने मिस शीला खड़ी थी। हाथ जोड़कर बोली, सर मैंने आपको इंटरफेयर किया, सॉरी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने रिसीवर रख दिया। मैं तुम्हें फ़ोन करके कॉफ़ी मंगवाने वाला था। वो बोली, मैंने आपके लिए किसी दूसरी चीज़ का इंतज़ाम किया था सर, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? किस चीज़ का इंतज़ाम? वो सोफे पर बैठ गई। उसने पर्स में से स्कॉच विस्की का हाफ निकाल कर मेज़ पर रख दिया। सर ये ख़ास तोहफ़ा है जो मेरी एक आंटी ने मुझे लंदन से भेजा है। मैं इस ख्याल से ले आई हूँ कि आप इसे देखकर इनकार नहीं करेंगे। मैंने शीला को इसलिए भी वापस ना भेजा कि मैं उससे किसी तरीके से खुफिया पुलिस वाले की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन शराब को मैंने हाथ नहीं लगाना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको काउंटर पर ही बता दिया था कि मैं शराब नहीं पीता। शीला ने अपने ब्लाउज़ को दोनों हाथों से ऊंचा किया और कहा, सर ये शराब नहीं है, ये तो विस्की है, आप पी कर तो देखिए। मगर तुम मुझ पर ये मेहरबानी किस लिए कर रहे हो? मेरे इस सवाल पर उस लड़की ने नीम तवायफाना मुस्कुराहट के साथ गर्दन को एक झटका देकर कहा, इसलिए कि आई लाइक यू सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। ये उसका कारोबारी जुमला था। होटल का लड़का मुझे इसके बारे में सब कुछ बता गया था और मैंने टेलीफोन पर किसी मर्द के साथ उसकी गुफ्तगू भी सुन ली थी, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसके साथ सख्ती से पेश आता। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देता हूँ। बात यह है कि मैं कभी कभी विस्की ज़रूर पीता हूँ, मगर मैं हमेशा रात को 1 बजे के बाद विस्की पीता हूँ। अगर तुम रात के 1 बजे के बाद मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ विस्की ज़रूर पीऊँगा। शीला सोफे पर बैठ गई। ब्लाउज़ को एक बार फिर ऊपर चढ़ाते हुए बोली, मैं जाऊँगी ही नहीं, 1 बजे तक, बल्कि उसके बाद भी तुम्हारे पास ही रहूँगी। मैंने सोचा कि इससे कम से कम खुफिया पुलिस वाले के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम मुझे मालूम था, मगर मैंने उस पर जाहिर किया कि मुझे मालूम नहीं। कहने लगी, मेरा नाम शीला जॉनसन है।
मैंने कहा, शीला मुझे ये बताओ कि जब मैं काउंटर पर खड़ा था तो तुम्हारी दाएं जानिब कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, क्या वो तुम्हारा फादर जॉनसन है? शीला ने उसे गाली देकर कहा, वो हरामी मेरा वफादार कहाँ से हो गया? अरे वो तो पुलिस कट आउट है, बस रात के 1 बजे तक पुलिस की ड्यूटी देता है कि होटल में कौन कौन आता है। वो तो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कमल कुमार जी बड़े कारोबारी आदमी हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेरे जानने वाले हैं। ये तुमने कैसे कह दिया? तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। मिस शीला जॉनसन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इसलिए डार्लिंग कि तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगने लगे थे। वो अपना चेहरा मेरे करीब ला रही थी कि मैंने जल्दी से उठकर कहा, मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी पत्नी को फ़ोन करना है। उसने कहा था कि बांडा पहुंचकर मुझे खैरियत फ़ोन पर बता देना। मिस शीला पीछे हट गई, कहने लगी, अच्छा मैं फिर आऊँगी, तुम फ़ोन कर लो। वो चले गई तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने स्टेशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी जेब में डिब्बी के अंदर रखे हुए च्युइंगम बम टैबलेट चेक किए। बटवे में जितने रुपए बाकी रह गए थे उन्हें गिनकर दोबारा बटवे में रखा। सामान तो मेरे पास था नहीं, बस होटल से निकलकर टैक्सी रिक्शा पकड़ना था और स्टेशन पहुंच जाना था। इंक्वायरी क्लर्क के मुताबिक दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। इस ख्याल से कि मिस शीला दोबारा वारिद ना हो जाए, मैंने सोचा कि 1-1.5 घंटा पहले ही निकल जाऊं। इंडिया में टेलीविज़न अभी नया नया शुरू हुआ था। कमरे में एक टेलीविज़न भी रखा हुआ था जिसको मैंने अभी तक चलाया नहीं था। इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी। मैंने उसका बटन दबाया कि थोड़ी देर कोई प्रोग्राम देखा जाए। अभी टीवी ब्लैक एंड वाइट था। इंडिया के किसी शहर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही थी। अचानक प्रोग्राम बंद हो गया और एक लेडी अनाउंसर ने सामने आकर ऐलान किया कि दरियाओं में अचानक ज़बरदस्त सैलाब का पानी आ जाने से इलाहाबाद, झांसी और ज़िला बांडा के उत्तरी इलाकों में रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई है। बांडा से दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जाने वाली सारी रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई थीं और महकमा रेलवे की जानिब से रेलों के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ये खबर मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन थी क्योंकि मुझे बांडा से रात की गाड़ी से दिल्ली रवाना होना था। मैंने काउंटर पर फ़ोन किया कि मुझे रेलवे इंक्वायरी का नंबर मिलाया जाए। काउंटर पर कोई दूसरा क्लर्क रात की ड्यूटी पर था, उसने नंबर मिला दिया। बांडा रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी बेहद मसरूफ़ थी। कई बार फ़ोन करने के बाद नंबर मिला। वहाँ से इस बात की तस्दीक हो गई कि बांडा से कोई गाड़ी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद की तरफ नहीं जा रही। उस तरफ सैलाब की वजह से सारी रेलवे लाइनें पानी में डूब चुकी थीं। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ख्याल आया कि नीचे नागपुर, हैदराबाद की तरफ निकल जाता हूँ। बांडा से नीचे जनूबी हिंदुस्तान की जानिब पहला शहर जबलपुर था, लेकिन यूं ही दरबदर होने का फ़ायदा नहीं था। अगर मैं बांडा में पुलिस वालों से महफूज हूँ तो फिर मुझे इसी जगह रहकर उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब दिल्ली जाने वाले रेलवे ट्रैक खुल जाएं, और अगर बांडा में मैं महफूज नहीं हूँ तो जबलपुर और नागपुर में भी महफूज नहीं हूँगा। जहाँ तक बांडा का ताल्लुक था, जहाँ मुझे बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं था। जिस खुफिया पुलिस वाले की ड्यूटी उस अंग्रेज़ी होटल में लगी हुई थी, तहकीक के बाद वो बेज़रर साबित हो चुका था। 2-1 बार उसने शीला से मेरा रस्मी तौर पर पूछा था, उसके बाद वो मुझसे बेनियाज हो गया था। मुझे यकीन था कि सैलाब उतर जाएगा और दिल्ली का रेलवे ट्रैक बहाल हो जाएगा। चुनाचे मैंने फैसला किया कि 2-1 रोज़ की बात है, मुझे इसी होटल में ठहरे रहना चाहिए। एक तो ये होटल शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर था, दूसरे ये इंग्लिश टाइप का होटल था, यहाँ बड़े अमन और सुकून की फ़ज़ा थी। मैं सोने की तैयारियां करने लगा। खैरियत रही कि काउंटर गर्ल मिस शीला फिर नहीं आई। मैंने बिजली का हीटर बंद कर दिया क्योंकि मैंने महसूस किया था कि कमरे में गर्मी ज़्यादा हो गई है। वैसे भी उस इलाके में हिंदुस्तान की निस्बत सर्दी शदीद नहीं थी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह मेरा होटल बॉय जासूस मेरे लिए बेड टी लेकर आया तो उसने मुझे जगाया। वो बड़ा पुरजोश लग रहा था, जैसे मुझे कोई नई खबर बताने को बेताब हो। अभी मैंने उससे कुछ ना पूछा था कि मेरे पलंग के पास आकर कालीन पर बैठ गया और पुरस्रार अंदाज में बोला, साहब होटल में एक अंग्रेज़ जासूस आया है। मैंने कोई तवज्जो न दी। चाय का घूंट भरने के बाद हंसकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जासूस हैं? होटल बॉय बोला, साहब मैं 2 बातें उसकी आपको बताता हूँ। पहली बात यह कि उस अंग्रेज के पास एक छोटा इटैची केस है जिसको वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता। मैं उसे कमरे में लेकर गया और कहा, साहब ये इटैची मैं अलमारी में रख दूँ? तो उसने कहा, नहीं नहीं मैं खुद रख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, और दूसरी बात कौन सी है? होटल बॉय कहने लगा, साहब दूसरी बात आप सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि वो कोई जासूस है। अच्छा बताओ। होटल का लड़का ज़रा मेरे करीब आकर बोला, साहब ये अंग्रेज़ वायरलेस पर किसी से खुफिया बातें कर रहा था। मेरे ज़रा से कान खड़े हुए, मगर इसके बावजूद मैं खामोशी से चाय पीता रहा। इसके पास वायरलेस कहाँ से आ गया? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो वायरलेस सेट है?
होटल बॉय बोला, साहब मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं, मुझे जासूस बनने का शौक है। मैंने नावलों में पढ़ा है कि वायरलेस सेट बड़ा भी होता है और छोटा भी, और बाज़ जासूसों के पास ऐसे वायरलेस सेट भी होते हैं जो उन्होंने सिगरेट की डिब्बियों या पेन के अंदर फिट कर रखे होते हैं। मैं थोड़ा संजीदा हो गया था। मैंने प्याली तवाई पर रखते हुए उससे पूछा, और उस अंग्रेज़ के पास किस किस्म का वायरलेस सेट था? होटल बॉय ने कहा, साहब उसके पास छोटी सी टॉर्च थी, उसने टॉर्च के अंदर वायरलेस सेट लगाया हुआ था। अब मैंने उससे बड़ा अहम सवाल पूछा, तुम उसे कहाँ से देख रहे थे? वो राजदारी से कहने लगा, साहब होटल के नौकरों ने हर कमरे के दरवाजे खिड़कियों में खुफिया सुराख रखे हुए हैं। इन सुराखों से वो कमरे के अंदर लेटे हुए औरत मर्द की सारी हरकतें देखा करते हैं। उस अंग्रेज के कमरे के दरवाजे में भी एक सुराख है, मैंने उस सुराख से देखा है। फिर उसने मुझे सारी बातें बयान करते हुए कहा, साहब ये अंग्रेज रात को कोई 10 बजे के करीब होटल में एक टैक्सी पर आया था। इसने बताया था कि वो हैदराबाद दक्कन से बंबई जा रहा था, मगर सैलाब की वजह से आगे ट्रेनें बंद हैं, इसलिए होटल में ठहर गया है। साहब ये अंग्रेज उर्दू भी अच्छी तरह बोल लेता है। मैं उसे कमरे में लेकर गया तो उसके हाथ में डैची केस था, जिसको उसने बहुत संभाल कर पकड़ा हुआ था। कमरे में जाकर मैंने डैची केस लेकर अलमारी में रखना चाहा तो उसने मुझे डैची केस को हाथ न लगाने दिया। इसलिए मुझे फौरन शक पड़ गया कि उस डैची केस में कोई खास नक्शा है और ये अंग्रेज कोई जासूस है। रात को खाना लेकर भी मैं ही उसके कमरे में गया था। अभी मैं कमरे के बाहर ही था कि मुझे अंदर से बातें करने की आवाज़ आई। मैंने दिल में सोचा कि ये अंग्रेज़ कमरे में अकेला था, अब ये किससे बातें कर रहा है? मैंने खुफिया सुराख में से देखा तो साहब उस अंग्रेज़ के हाथ में टॉर्च थी, जिसका पिछला हिस्सा उसने खोल कर रखा हुआ था और अपने मुंह के साथ लगाकर अंग्रेज़ी में किसी से बातें कर रहा था। मैं फ़ौरन समझ गया कि वायरलेस पर किसी से बात कर रहा है। अब आप ही बताएं साहब, क्या ये अंग्रेज़ जासूस नहीं? मेरे दिल में एक शक यकीन की सूरत इख्तियार करने लगा। मैं अहमदाबाद में रॉ के चीफ गूगलदास पांडे के बंगले पर बाज़ इसराइली फ़ौजी माहिरीन को आते जाते देख चुका था, और ये बात भी मेरे इल्म में आ चुकी थी कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने इसराइल की हुकूमत के साथ न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने और इंडिया में नज़दीकी और दूर मार मिज़ाइल तैयार करने और एटमी सलाहियत हासिल करने का एक खुफिया मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत इसराइली फ़ौजी और न्यूक्लियर साइंस के माहिर इंडिया में आ चुके हैं, और ये सारी एटमी सलाहियत हासिल करने की तैयारियां एटम बम और जौहरी रॉकेट बनाने और उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के सिलसिले में की जा रही हैं। जब उन सारी कड़ियों को मैंने अपने जहन में जोड़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हो न हो ये कोई इसराइली फ़ौजी माहिर है जो हैदराबाद से बम्बई जा रहा है, और उसके ब्रीफ केस में यकीनन बाज़ कारामद खुफिया राज होंगे जिन्हें मालूम करना पाकिस्तान के कौमी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़रूरी है। ये बात भी थी कि भारत ने उस ज़माने में भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के अलावा हैदराबाद दक्कन में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर कायम किया हुआ था, और मेरी इत्तला के मुताबिक बम्बई में एक नया एटमी रिएक्टर लगाया जा रहा था। मैंने होटल बॉय के सामने किसी गर्मजोशी का इजहार किए बगैर कहा, अच्छा अगर तुम उस अंग्रेज़ को जासूस समझते हो तो क्या तुम एक काम कर सकते हो? होटल बॉय ने, जो मुसलमान लड़का था, सीने पर हाथ रखकर कहा, साहब आप बताएं, मैं ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, किसी तरह उस अंग्रेज़ के ब्रीफ केस में जो कागजात वगैरह रखे हैं वो निकाल कर मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं कोई फैसला कर सकूंगा कि ये अंग्रेज़ जासूस है कि नहीं। होटल बॉय ने कहा, यह मुश्किल काम है साहब, लेकिन जब अंग्रेज़ जासूस कमरे से बाहर जाएगा तो मैं उसके डैची केस को खोल कर सारे कागज़ निकाल कर आपके पास ले आऊँगा। मैंने हंसकर कहा, तुम उसका ताला कैसे खोलोगे? जासूस ऐसा ताला लगाते हैं जिसकी चाबी और किसी के पास नहीं होती। होटल बॉय ने कहा, मेरे पास एक तार बना रखी है जिससे हर किस्म का ताला मैं खोल लेता हूँ, आप फिक्र ना करें, बस उस अंग्रेज़ को बाहर जाने दें। हाँ, अगर वो इटैची केस साथ ले गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मेरा ख्याल था कि वो ब्रीफ केस को इटैची केस कह रहा था। मैंने उसकी वजाहत के वास्ते होटल बॉय से पूछा कि उस अंग्रेज़ के पास चमड़े का थैला है या छोटा केस है। होटल बॉय ने हाथ हिलाकर कहा, साहब जी मैंने चमड़े के थैले देखे हैं, उसके पास थैला नहीं है, इटैची केस है, छोटा इटैची केस। मेरा ख्याल है उसमें उसके कपड़े भी हैं। तब मुझे यकीन हो गया कि ये अंग्रेज़, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो अंग्रेज़ नहीं बल्कि इसराइली है, अगर बाहर गया तो इटैची केस कमरे में ही रख कर जाएगा। इतना ज़रूर कि बाहर जाते वक्त होटलों में जैसा होता है, कमरे की चाबी काउंटर क्लर्क को नहीं देगा बल्कि अपने साथ ले जाएगा। मैंने होटल बॉय, जिसका नाम महमूद था, उसे मज़ीद एतमाद में लेते हुए 20 रुपये दिए और कहा, महमूद अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब ये अंग्रेज़ जासूस बाहर जाए तो फ़ौरन उस इटैची केस में से जितने कागज़ हैं निकाल कर मेरे पास ले आओ।